पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कोशिका के बारे में, कोशिका और कोशिका के अंगों के बारे में। अंगों में क्या क्या आता था? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम, हरित लवक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, दो चीजें। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिकैप यानी कि रिवाइज करा देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है ऊर्जा का कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, जो कोशिका का पावर हाउस होता है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का पावर हाउस होता है। जैसे कि घर में लाइट चली जाती है, ठीक है, तो घर में जब लाइट चली जाती है तब क्या इन्वर्टर काम करता है। इन्वर्टर की बैटरी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो स्टोर रहती है। जैसे कि इसमें भी क्या होता है, जब इसको जरूरत पड़ती है ऊर्जा की तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा देता है और इसके अंदर ऊर्जा सेव रहती है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो ये ऊर्जा देती है। तो इसको कोशिका की बैटरी या कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है, अब बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल। पौधों में आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यही हरित लवक होते हैं। ये हरित लवक जो होते हैं सूर्य की रोशनी, जल और खनिज पदार्थों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन शर्करा के रूप में बनाते हैं जो कि ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज भी एक टाइप की शर्करा होती है। ठीक, अब बात आती है राइबोसोम की। किसकी? राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम के अंदर अमीनो अम्ल पाया जाता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है यानी कि प्रोटीन को बनाता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसका एक और काम होता है, जब कोई भी अंग कार्य नहीं करता, जब कोई अंग काम नहीं करता है, ठीक है, तो राइबोसोम क्या करता है? अमीनो एसिड का यानी कि अमीनो अम्ल का स्राव करता है यानी कि अमीनो अम्ल निकालता है। अमीनो अम्ल से क्या होता है कि कोई भी अंग जो होता है वो जो काम नहीं कर रहा वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करता है? किसी भी अंग को नष्ट करने का भी काम करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी क्या बोलते हैं कोशिका काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है, ये थैली जो होती है वो फट जाती है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है। अब बात आती है केंद्रक की। केंद्रक जो होता है, केंद्रक में दो चीजें पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं डीएनए और आरएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या करता है? डीएनए होता है क्या, जब कोई भी बिल्डिंग बन रही होती है तो उसमें इंजीनियर कार्य करता है। ठीक है, तो इंजीनियर होता है डीएनए और आरएनए होता है उसको ठेकेदार, मतलब कि जो भी काम कर रहा होता है वो जो अपने वर्कर्स लेके आता है। ठीक है, आरएनए होता है जो अपने वर्कर्स लेके आता है जिसे बोलते हैं हम लोग ठेकेदार। ठीक है, तो कोशिका भित्ति, राइबोसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया वो उसके वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। और डीएनए क्या होता है? एक प्रकार का इंजीनियर होता है, मतलब कि सभी लोगों को, सभी अंगों को वो आदेश देता है कि तुम काम ऐसे काम करो वैसे काम। ठीक है, तो उसको काम करने के लिए आदेश देता है। आरएनए क्या होता है? आरएनए सभी को बताता है कि कौन वर्कर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक काम कर नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो राइबोसोम क्या होता है? डीएनए राइबोसोम को कहेगा कि हरित लवक को नष्ट कर दो। ठीक है, तो वो हरित लवक को नष्ट कर देगा। ठीक, तो ऐसे काम करती है कोशिका के सारे अंग। ये पिछले पार्ट में बता दिया गया था। अब बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। किसके? कोशिकाओं के प्रकार की। टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स। कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, मतलब कि जटिलताओं के आधार पर, यानी कि कोशिका कितनी कठिन हो सकती है अध्ययन करने में, तो उस हिसाब से यहाँ पर कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर वन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। नंबर टू यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर दो प्रकार होते हैं और ये सेल्स तो बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जटिलताओं के आधार पर, यानी कि किसको अध्ययन करना सरल होता है, किसको अध्ययन करना कठिन होता है। मान लो अगर किसी चीज को जिसमें कम चीजें होती हैं जिसको अध्ययन करना मतलब कि बहुत आसान होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और जो बहुत ज्यादा कठिन होती है यानी कि उसमें बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे अंग कार्य करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक, अब बात करते हैं नंबर वन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमने बताया था कि इसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं बहुत सरल होती है, मतलब पढ़ने में थोड़ी सी यानी कि अध्ययन करने में थोड़ी सी सरल होती है, तो इन्हें बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नंबर वन केंद्रक पदार्थ के चारों ओर झिल्ली नहीं होती, यानी कि जो भी केंद्रक पदार्थ होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर कोई पदार्थ भरा होता है, जैसे कि हमने बताया कि डीएनए और आरएनए केंद्रक के अंदर होते हैं। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है, ठीक है,
तो उसके चारों ओर जो झिल्ली होती है, यानी कि उसको एक जगह रखने के लिए जो झिल्ली होती है वो नहीं मौजूद होती है। ठीक है, नंबर 2 इसी में आ जाता है कि केंद्रक पदार्थ जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक पदार्थ होता है। ठीक है, केंद्रक पदार्थ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का बना होता है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, मतलब कि जब अगर कोई केंद्रक झिल्ली ही नहीं होगी, ठीक है, मान लो अगर पानी में तुम किसी कलर से भरा क्या बोलते हैं, मान लो कि हम एक गुब्बारे में कलरफुल पानी भर दें, ठीक है, और उसको पानी के अंदर डाल दें, ठीक है, तो वो तो पूरा डूब जाएगा, लेकिन उसका कलर जो होगा वो पानी में घुलेगा नहीं। ठीक, तो उसी प्रकार के डीएनए भी होता है। डीएनए मतलब कि केंद्रक द्रव्य जो होता है वो केंद्रक की झिल्ली में होता है। ठीक है, एक तरह के गुब्बारे या पन्नी में या फिर कोई एक थैले में होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो जब वो केंद्रक झिल्ली ही नहीं है, ठीक है, तो डीएनए काय में है क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य में। जैसे कि मान लो वो गुब्बारा ही नहीं है, गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो फिर वो पानी जो होगा क्या बोलते हैं पूरे पानी में घूमने लगेगा। ठीक है, पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा। इसी तरीके से डीएनए जो होता है कोशिका द्रव्य होता है, उसी में मिक्स होता है, यानी कि उसी में स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे लिखा है कोशिका द्रव्य में डीएनए पड़ा रहता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई केंद्रक होता है तो उसमें क्या होता है चारों ओर झिल्ली होती है। ठीक है, चारों ओर झिल्ली होने के कारण वो एक जगह रहता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, और जब वो क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़ा होता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब नंबर 3 पे आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके गुणसूत्रों के महत्वपूर्ण घटक जैसे कि बेसिक प्रोटीन अर्थात हिस्टोन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि गुणसूत्र वो होते हैं जो कि जैसे कि कोई कोशिका प्रजनन कर रही है यानी कि दो भागों में बट रही है। ठीक है, तो उसके गुण किसी भी कोशिका के गुण जो दूसरी कोशिका में आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण घटक जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों की महत्वपूर्ण घटक जैसे कि बेसिक प्रोटीन और हिस्टोन, जिसे हिस्टोन कहते हैं। बेसिक प्रोटीन वो होते हैं जिन्हें हिस्टोन कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते। गुणसूत्रों के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं बेसिक प्रोटीन जिसे हिस्टोन कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते। ठीक है, नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय व लाइसोसोम ये नहीं होते। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय, लाइसोसोम इसमें नहीं होते। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी।